माई सेल्फ गुलशन चावला। अब हम +2 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर की डिस्कस करेंगे। जिसे BST बोलते हैं छोटे में, बिजनेस स्टडीज़। इस चैप्टर का नाम है प्रबंध के सतर एवं कार्य। मतलब इस चैप्टर में हम प्रबंध के सत्रों की व्याख्या करेंगे और प्रबंध के कार्यों की व्याख्या करेंगे। अब प्रबंध के सत्र करने से पहले हमें संगठन में जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, संस्था में जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक कहलाएगा प्रबंधकीय सदस्य और दूसरा कहलाएगा अप्रबंधकीय सदस्य। अब प्रबंधकीय सदस्य में कौन से ऐसे सदस्य आएंगे जो प्रबंध करते हैं? सबसे ऊपर होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये CEO सबसे ऊपर होता है, इसे बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब इसके नीचे काम करता है विभागीय प्रबंधक, इसके नीचे भी काम करता है हमारे पास पर्यवेक्षक, और इसके नीचे काम करते हैं श्रमिक। मतलब जो प्रबंधकीय सदस्य हैं उसमें ये 3 आएंगे, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी सबसे सर्वोच्च पद पे होगा, उसके नीचे काम करने वाला होगा विभागीय प्रबंधक, और उसके नीचे काम करने वाला होगा पर्यवेक्षक, और पर्यवेक्षक के नीचे काम करेंगे श्रमिक, वर्कर। अब ये तीनों जो हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय प्रबंधक और पर्यवेक्षक, ये तीनों के तीनों प्रबंधक कहलाएंगे। क्योंकि प्रबंधक किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का प्रबंध करता है उसे बोलते हैं प्रबंधक। अब इन तीनों को ही प्रबंधक कहा जाएगा, चाहे वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो, चाहे विभागीय प्रबंधक हो, चाहे पर्यवेक्षक हो, सुपरवाइजर बोलते हैं इसको, और ये CEO सबसे सर्वोच्च पद पे होगा। अब जो ये प्रबंधकीय सदस्य हैं, ये तीनों के तीनों प्रबंध के सत्र का निर्माण करेंगे। तो प्रबंध के सत्र का निर्माण ये 3 अधिकारी करेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय प्रबंधक और पर्यवेक्षक। अब जो अप्रबंधकीय सदस्य हैं उसमें केवल श्रमिक शामिल किए जाएंगे और कोई भी शामिल नहीं होंगे, वर्कर आएंगे इसके अंदर, वर्कर्स, इसमें श्रमिक शामिल किए जाएंगे। अब जो प्रबंधकीय सदस्य हैं ये एक दूसरे के अधिकारी भी हैं और अधीनस्थ भी हैं। जो ये विभागीय प्रबंधक है ये CEO का अधीनस्थ हो गया, उसके नीचे काम करने वाला। जो पर्यवेक्षक है वो विभागीय प्रबंधक अधिकारी हो गया, उसके नीचे ये अधीनस्थ हो गया। और जो श्रमिक है, श्रमिक के नीचे कोई भी अधीनस्थ नहीं होता, इसलिए इसको अप्रबंधकीय सदस्य बोलते हैं। इसका जो विशेष कार्य है श्रमिक का, इसका कार्य से सीधा संबंध है, तो इस श्रमिकों की सहायता से ही कार्य किया जाएगा। अब ये श्रमिक प्रबंध के सत्र का निर्माण नहीं करेंगे, मतलब जो अप्रबंधकीय सदस्य होंगे वो प्रबंध के सत्र का निर्माण नहीं करेंगे। जो प्रबंधकीय सदस्य होंगे
वो प्रबंध के सत्र का निर्माण करेंगे। अब हम बच्चों स्टार्ट करेंगे प्रबंध के सत्र। अब प्रबंध के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा होता है मध्य स्तरीय, प्रबंध, और तीसरा होता है निम्न स्तरीय प्रबंध। जो उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं, जो सबसे ऊंचे लेवल पे है, उनमें कौन कौन से मुख्य अधिकारी आएंगे? इसमें आपके आते हैं संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम बोलते थे सीईओ। अब जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसको कई नामों से पुकारा जाता है, जिसको बोलते हैं प्रबंध संचालक भी बोलते हैं इसको, इसको मुख्य प्रबंधक भी बोलते हैं, ये इसके अंदर शामिल किए जाएंगे संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसको सीईओ बोलेंगे। अब कार्यकारी अधिकारी एक व्यक्ति भी हो सकता है, इनका ग्रुप भी हो सकता है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी में प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक, इनको इन नाम से पुकारा भी जा सकता है। अब जो उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं वो कौन कौन से कार्य करेंगे? नंबर 1 हम कर रहे हैं उच्च स्तरीय प्रबंधक के कार्य। नंबर 1 उद्देश्य निर्धारित करना, सबसे पहला कार्य ये होता है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का कि वो उद्देश्य निर्धारित करेंगे। संस्था का कोई ना कोई उद्देश्य तो निर्धारित करना पड़ेगा, और जैसे मान लो संस्था अपना उद्देश्य निर्धारित कर सकती है कि हम पिछले साल की तुलना में इस साल अपनी सेल को डबल करेंगे या 500 करोड़ के पार ले जाएंगे। इस तरीके से पहले उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा कार्य नीतियां निर्धारित करना, अब जो हमने संस्था में उद्देश्य निर्धारित करा है उसको सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए नीतियां निर्धारित करनी पड़ेंगी, नीतियां बनानी पड़ेंगी। जैसे क्रय नीति बनाई जाएगी, विक्रय नीति बनाई जाएगी। क्रय नीति ये होगी कि हमें कम से कम इतना माल तो क्रय करना ही है ताकि वस्तु का उत्पादन बंद ना हो। और विक्रय नीति भी बनाई जा सकती है कि किसी भी कीमत पर माल उधार नहीं बेचना। उसके बाद नंबर 3 तीसरा कार्य है क्रियाएं निर्धारित करना। क्रियाएं निर्धारित करना, क्योंकि संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करना है तो कोई ना कोई क्रियाएं तो निर्धारित करनी पड़ेंगी, कार्य करने पड़ेंगे। अब इसमें कौन कौन से कार्य किए जाएंगे? क्रय किया जाएगा, विक्रय किया जाएगा, विज्ञापन किया जाएगा, शोध किया जाएगा। ये सारे कार्य करने पड़ेंगे ताकि संस्था के उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए जा सके। नंबर 4 कार्य है संसाधन जुटाना।
संसाधन जुटाना मतलब संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें साधन तो इकट्ठे करने ही पड़ेंगे, जिन साधनों की सहायता से संस्था का उद्देश्य पूरा किया जा सके। ये साधन कौन कौन से हो सकते हैं? हमें माल भी लाना पड़ेगा, पूंजी भी लगानी पड़ेगी, स्थायी संपत्तियां भी खरीदनी पड़ेंगी। नंबर 5, पांचवा कार्य है कार्य निष्पादन का निष्पादन पर नियंत्रण करना। कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना। अब हमें संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है और इच्छित कार्य प्राप्त करने के लिए हमें कार्य पर नियंत्रण करना पड़ेगा, कार्य पर निगरानी करनी पड़ेगी। और कार्य पर निगरानी कैसे की जाएगी? जो मध्य स्तरीय प्रबंधक होंगे उनसे सूचनाएं मिलेंगी कि कार्य कैसे किया जा रहा है। इससे कार्य निष्पादन पर, कार्य की परफॉर्मेंस पर नियंत्रण किया जाएगा। और लास्ट इसका कार्य है उस स्तरीय प्रबंधक का बजटों का अनुमोदन करना। बजटों का अनुमोदन करना। अब संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करना है तो जो जितने भी प्रबंधक हैं, मध्य स्तरीय प्रबंधक हैं या विभागीय प्रबंधक हैं, उनके द्वारा बजट तैयार किए जाएंगे, जैसे क्रय बजट, विक्रय बजट। तो उन बजटों को अनुमोदन किया जाएगा, मतलब उन बजटों को पास किया जाएगा कि ये बजट ठीक है, ताकि संस्था के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। तो ये थे आपके उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य। उद्देश्य निर्धारित करना, नीतियाँ निर्धारित करना, क्रियाएं निर्धारित करना, संसाधन जुटाना, कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना और नंबर 6 बजटों का अनुमोदन करना। अब हम कर रहे हैं मध्य स्तरीय प्रबंध के कार्य।